नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 मई 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जयशंकर साहब ने जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके साथ बैठ के गोवा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की क्राइसिस को डिस्कस किया। और चूंकि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी यहाँ पे आया है तो उसके साथ कोई भी ऐसी बायलैटरल बातचीत नहीं हुई। हम पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है कि उनसे बायलैटरल बातचीत करें। हाँ चलो, एससीओ समिट के अंदर वो आ गए हैं तो ड्यू टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन हम आने से मना नहीं कर सकते। आगे, बिहार की हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार से बोला है कि कास्ट सर्वे तुरंत बंद करो। यू डोंट हैव द राइट टू कंडक्ट अ कास्ट सर्वे। तो क्या राज्य की सरकारों के पास कास्ट सर्वे करने की ताकत है? इसकी लीगैलिटी को देखेंगे। फिर भाई जितेंद्र सिंह साहब जो कि हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, तो इंडिया इजराइल इनोवेशन के रिस्पेक्ट में क्या बातचीत कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। इंडिया और रशिया जो ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड की पेमेंट को सेटल करने के लिए इंडिया कह रहा है रुपीज में पेमेंट ले लो, रशिया कह रहा है कि भैया हम एक लिमिट से ज्यादा रुपए में पेमेंट नहीं ले सकते। तो ये इंडिया के लिए थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट की बात हो रही है। यहां पे फिगर्स को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि रशिया चाहता है कि हम चाइनीज युआन में पेमेंट करें और इंडिया चाइनीज युआन को प्रमोट करना नहीं चाहता। तो ये सब देखेंगे। मणिपुर में जो राइट्स हुए हैं, गवर्नमेंट ने शूट एंड साइड ऑर्डर इशू किया, इसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई है, एक हल्का फुल्का अपडेट आज ले लेंगे। एडिटोरियल में गो फर्स्ट एयरलाइन बस्ट हो चुकी है, बैंकरप्ट जा चुकी है, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया के एविएशन सेक्टर को, इसको यहां पे समझेंगे। साइंस और वाइडर विंडो टू द यूनिवर्स, बेसिकली इंडिया के अंदर ही जो लीगो इंडिया लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बात की जा रही है, इसको देखेंगे। सर्विस सेक्टर के रेजिलियंस को लेकर एक आर्टिकल है। देखिए इसके स्टैटिस्टिक्स में थोड़े बहुत डिस्कस कर लूंगा, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। रीजन बीइंग कल के करंट अफेयर्स में ये न्यूज में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने कल का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो देखिए। और बिल्किस बानो केस में जिस प्रकार से कन्विक्ट्स को यहाँ पे रिहा किया गया है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दे आर हाईली कनेक्टेड। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल हो सकता है, बट डिस्कस करेंगे। दो आर्टिकल जो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है, एक तो एयरलाइन वाला, दूसरा साइंस और वाइडर विंडो टू यूनिवर्स वाला, ये दोनों हम लोग डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर करें इस लेक्चर के यूट्यूब के एल्गोरिदम में रिकमेंडेशन को बढ़ाने के लिए। एक और बात दोस्तों, ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन लॉन्च हुई है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, प्लीज डाउनलोड द ऐप। यू कैन चेक आउट द कोर्सेज क्या एक ही कोर्स है वहां पे, मैंने क्रैश कोर्स बनाया है प्रीलिम्स का, उसके साथ साथ मैं टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। ओवरऑल बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में ये पर्टिकुलर कोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इससे ओवरऑल आपकी जो तैयारी है 2023 की प्रीलिम्स की, इसको थोड़ी एक एज मिल जाएगी। साथ साथ जो 2024-25 का पेपर दे रहे हैं उनको भी ओवरऑल बहुत ही कम समय में, कुछ 2 या 3 दिन के टाइम पीरियड में पिछले 15 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज करने को मिल जाएगा। प्लस 310 टेस्ट मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज में। तो इट इज एक्चुअली अवेलेबल एट अ वेरी ऑप्टिमम कॉस्ट। यू कैन ऑप्ट फॉर इट इफ यू लाइक। तो भैया मणिपुर की सरकार ने 4 मई को एक शूट एट साइट ऑर्डर इशू किया है एक्सट्रीम केसेस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर के अंदर एथनिक वायलेंस काफी बढ़ गया है। 9000 से ज्यादा लोग यहां पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया था, किसके द्वारा? नागा और कुकी ट्राइब्स के द्वारा। किस चीज के अगेंस्ट? कि हाँ भाई ये जो मणिपुर की हाई कोर्ट ने बोला कि मीती लोगों को आप शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दीजिए। इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों कल ही मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है कि कैसे हिस्टोरिकली मीटी ट्राइब्स ने अपने आप को लिए शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मांगा। और मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझाया कि ये स्टेटस ये लोग रिजर्वेशन के लिए नहीं मांग रहे हैं, दे आर डिमांडिंग इट फॉर सेफगार्डिंग देयर कल्चर। जब मैंने कल वीडियो बनाई उस वीडियो में एक जंग सी छिड़ गई है उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। एक्चुअली जंग ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई नागा कुकी पीपल्स की डिमांड ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मीती लोगों की डिमांड ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देख लीजिए, लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। यहां पे मणिपुर की ज्योग्राफी को दिखा के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये वैली वर्सेस हिल वाला डिस्प्यूट एक्चुअली में मणिपुर में है क्या। तो इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के चलते जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन है मणिपुर का, वो सड़कों पर उतर आया है। इन्होंने एक सॉलिडारिटी मार्च निकाली और इस सॉलिडारिटी मार्च में कुकी, जूमी, ट्राइबल, नागा पीपल का जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है यहाँ पे। और ओवरऑल ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी भी हाल में मीती कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। 19 अप्रैल को मणिपुर की हाईकोर्ट ने राज्य की सरकार को डायरेक्ट किया था कि आप तुरंत मीटी कम्युनिटी के लोगों को एसटी लिस्ट में इंक्लूड करिए। इसका रिकमेंडेशन यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास भेजिए। बहुत सिंपल है, पहले राज्य की सरकार एक रेजोल्यूशन पास करती है, वो रेजोल्यूशन यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जाता है, वो क्लियर करता है, फिर कैबिनेट के पास जाता है, फिर पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट ऑर्डर पास करेगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा और उस पर्टिकुलर ट्राइब को ओवरऑल जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है उसमें जोड़ लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले राज्य की सरकार को एक रिकमेंडेशन मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा और उसी में इतना बवाल यहाँ पे हो गया है। ये जो डिमांड है यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मीती कम्युनिटी की, ये बहुत पुरानी है, आज की नहीं है।
तो जब वायलेंस मणिपुर के अंदर बढ़ा तो जो मणिपुर के गवर्नर है अनुसुईया यूके, उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को बोला है कि शूट आउट साइट ऑर्डर, मतलब ओवरऑल कहीं पे भी आपको कोई एक ऐसा इंडिविजुअल नजर आता है जो डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकता है, ओवरऑल लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी की जान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो राज्य की सरकार ने शूट एट साइड ऑर्डर दे दिया। तो बेसिकली सेक्शन 144 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर ये शूट एंड साइडर यहां पे दिया हुआ है। तो जो भी मिसक्रिएंट स्ट्रीट पे, सड़कों पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको यहां पे शूट एट साइड किया जा सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल डेडली वेपन के साथ दिखता है, वेपन ऑफ ऑफेंस के साथ दिखता है, एक ऐसा वेपन जो कि किसी को मारने में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस केस में जो आर्म्ड फोर्सेस, जो पुलिस है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर फायर कर सकती है, उसको मार सकती है और उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। बेसिकली शूट एंड साइड ऑर्डर का मतलब यह होता है कि अथॉरिटीज को यह ताकत दे दी गई है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि यह पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसी समय पर उसको मारने का अथॉरिटी है और आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी नहीं होगा। समझ के बात को। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जनरल पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होता है। रीजन बीइंग कि शूट एट साइड ऑर्डर में उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाएगा जो सड़क पर ओवरऑल वेपन्स के साथ या फिर किसी डेंजरस, आप कह लो इंटेंट के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। आगे चलते हैं। GS Paper 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। जयशंकर डिस्कसेस LAC विद किन, होल्ड टॉक्स विद लेवरोव, नॉट बिलावल भुट्टो। देखिए, बिलावल भुट्टो पहुंचे गोवा, ये कल की न्यूज में वायरल हो रहा था। 3 साल का जो ओल्ड मिलिट्री स्टैंड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इसको लेकर जयशंकर साहब ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग से बातचीत हुई थी कि इस प्रकार की बातचीतें बहुत हो चुकी हैं, अब तो कुछ लग नहीं रहा पॉजिटिव कि इनसे कुछ निकल के आने वाला। बट ठीक है, मिनिस्टर्स अपने लेवल पे बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करना बंद भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखो तो इस साल में ही दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स 2 बार मिल चुके हैं। एक बार मार्च में जब G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तब मिले थे, एक अभी मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, वो भी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं। तो मीटिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन LAC के क्राइसिस को रिजॉल्व करने का कोई प्रॉपर, कोई कंक्रीट स्टेप यहां पे निकल के नहीं आ रहा। फिर जयशंकर साहब यहां पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव और उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बख्तियार सैदोव के साथ भी मिले हैं, और बाकी SCO मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर्स को यहां पे होल्ड किया है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, इसके साथ कोई बायलैटरल मीट यहां पे जयशंकर साहब ने नहीं करी है। रशियन एम्बेसी ने यह बोला है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक ट्रस्ट बेस्ड एक्सचेंज किया है व्यूज का। इंडिया रशिया स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। मिस्टर सर्जेई लेवरोव दिल्ली पहुंचे थर्सडे मॉर्निंग को, ठीक है। इन्होंने बोला कि क्रेमलिन के ऊपर एक अनमैन्ड ड्रोन से अटैक हुआ है। जी हां, इस समय पर रशिया जेलेंस्की के ऊपर यह इल्जाम लगा रहा है कि यहां पे व्लादिमीर पुतिन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, और ओवरऑल व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऐसा US के कहने पे किया। ये सीधा सीधा रशिया इल्जाम लगा रहा है। और बीच में तो कुछ क्वार्टर्स ये भी बोल रहे थे कि अब रशिया ओपनली बोल रहा है कि ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्राई करेंगे व्लादिमीर जेलेंस्की के ऊपर। तो इस प्रकार की बातें इस समय पे न्यूज में निकल के आ रही हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का बोलना है कि वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट। वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट का मतलब क्या है? अब उनके प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक किया तो रिटेलिएशन में वो दूसरे प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करेंगे। तो ओवरऑल इनस्टेबिलिटीज रशिया यूक्रेन वॉर में कम होती नजर नहीं आ रही है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का यह बोलना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अडॉप्ट करने चाहिए। अगर इस प्रकार का अटैक यूक्रेन कर रहा है तो यूक्रेन के अगेंस्ट भी बोलना चाहिए, बट यूक्रेन के अगेंस्ट कोई बोल नहीं रहा है। इंडिया रशिया के बायलैटरल रिलेशंस की बात की जाए तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक की हेड है। इंडिया रशिया को एक लॉन्ग स्टैंडिंग और टाइम टेस्टेड फ्रेंड समझता है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए। यहां पे साइन किया गया है डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्टूबर 2000 में, जब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे। अक्टूबर 2000 से लेकर अब तक 2022 हो चुका है, जब 65वीं एनिवर्सरी थी इंडिया रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, या फिर कह लीजिए इंडिया USSR के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। इसको मनाया गया 13 अप्रैल 2012 को। उस समय पे इंडिया रशिया के बायलैटरल रिलेशंस को अपग्रेड कर दिया गया टू द स्टेटस ऑफ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो नो डाउट ये जो डिक्लेरेशन था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, इसने इंडिया रशिया के बायलैटरल रिलेशंस को एक लिमिट के आगे लेके गए हैं। आगे बात करते हैं, स्टॉप कास्ट सर्वे इमीडिएटली, हाई कोर्ट टेल्स बिहार गवर्नमेंट GS पेपर ऑन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। तो पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को ये जो बिहार के अंदर हो रहे कास्ट बेस्ड सेंसस को अभी के लिए इंटरिम ऑर्डर के थ्रू रोक दिया है। हुआ यह है दोस्तों कि रिसेंटली एक पिटिशनर पहुंचा कहां पे, पटना हाई कोर्ट में। मेन पिटिशनर है अखिलेश कुमार, कुछ और लोग भी यहां पे पिटिशनर है। इन्होंने हाई कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और इन डॉक्यूमेंट्स में बोला, एक चीज तो इन्होंने ये बोली कि भाई देखो, इस पर्टिकुलर कास्ट सर्वे को कंडक्ट करने के लिए बिहार की सरकार गलत तरीके से स्टेट के कंटिजेंसी फंड का पैसा इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, इस पर्टिकुलर सर्वे को कंडक्ट करने की ताकत ही नहीं है राज्य की सरकार के पास। तो ये 2 बातों को लेकर यहां पे पिटिशनर्स पहुंचे हैं पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं KV चंद्रन साहब,
इन्होंने ये बोला है अभी की राज्य की सरकार को कि तुरंत कास्ट बेस्ड सर्वे बंद कर दो और जो भी डाटा तुमने अब तक इकट्ठा किया है इसको सिक्योर तरीके से साइड में रख दो। हाईकोर्ट का यह बोलना है कि प्राइमा फेसी वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टेट हैज नो पावर टू कैरी आउट अ कास्ट बेस्ड सर्वे इन द मैनर इन विच इट इज फैशन नाउ विच वुड अमाउंट टू अ सेंसस thus impinging upon the legislative power of the parliament। मतलब ओवरऑल जिस प्रकार का कास्ट सर्वे यहां पे बिहार की सर्वे करवा रही है ये एक प्रकार का सेंसस हो गया और सेंसस करने की ताकत सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट के पास है। सेंसस से रिलेटेड कोई नियम कानून को लागू करने की ताकत केवल यूनियन पार्लियामेंट के पास है। तो यहां पे बिहार की राज्य सरकार ऐसा करके यूनियन पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर को वॉलेट कर रही है, इसलिए बिहार हाईकोर्ट ने कास्ट सेंसस ही रोक दिया है बिहार के अंदर। ओके, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिहार की सरकार क्या बोल रही कि भाई हम तो ये सर्वे कंडक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अलग अलग जातियों का एग्जैक्ट क्वांटम पता चल जाए तो हम पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड कुछ नियम कानून बना सकें। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कास्ट सेंसस नाम का ये जो एक्सरसाइज है ये काफी डिवीजिव हो सकती है हमारी सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अगर प्रॉपर तरीके से सच में लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये यूजफुल भी होगी। लेकिन आपको पता है दोस्तों इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स लोगों के बेनिफिट के लिए कम, पॉलिटिकल पार्टीज के बेनिफिट के लिए ज्यादा होती है। तो कास्ट सेंसस में क्या होगा कि इंडिया की आबादी का कास्ट वाइज टैबुलेशन होगा। वैसे तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को पहली बार 1931 में इंडियन सेंसस में इनिशिएट किया गया था, लेकिन 1941 में कास्ट के आधार पर जो इन्यूमरेशन था पॉपुलेशन का उसको ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि पैसे ज्यादा खत्म हो रहे हैं। फिर जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिश चंगुलों से तो 1951 से लेकर 2011 में जो सेंसस हुए ना उसमें ओवरऑल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डाटा तो इकट्ठा किया गया है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो छोटी मोटी आप कह लो बाकी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका डाटा इकट्ठा नहीं किया गया है। तो बेसिकली ये कास्ट सेंसस जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करेगा और उनके अंदर लेवल ऑफ बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। कितनी कास्ट के कितने लोग हैं, वो किस इलाके में रहते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेगा। अब केंद्र की सरकार के कुछ आर्गुमेंट्स है कास्ट सेंसस के अगेंस्ट। इनफैक्ट बहुत सी सरकारों के और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के कुछ आर्गुमेंट है कास्ट सेंसस के अगेंस्ट। पहली बात तो ये असर्टिवनेस को जन्म देगा। मतलब बहुत सारे राज्यों के अंदर जब कास्ट के आधार पर आप सेंसस करोगे, जब कास्ट का एग्जैक्ट नंबर यहां पे असर्ट होकर सामने आएगा तो ये अलग अलग कास्ट हो सकता है कि अपनी कास्ट के लिए छोटे छोटे रिजर्वेशन मांगना शुरू कर दें। तो इससे सोसाइटी के अंदर असर्टिवनेस बढ़ेगी और डिविजिव टेंडेंसी बढ़ेगी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि हर कास्ट अपने लिए अधिकार मांगेगी। वो बोलेगी उसको आप दे रहे हो तो हमें दो, उसको आप दे रहे हो बेनिफिट तो हमें दो, और राज्य की सरकारें इस पे खेलेंगी। क्योंकि सरकार का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अगला इलेक्शन जीतना। तो अगले इलेक्शन जीतने के लिए उनको जितनी भी अलग अलग कास्टों को रिजर्वेशन देना पड़े वो दे देंगे। इससे सोसाइटी में एक इम्बैलेंस स्थापित होगा, क्योंकि डाटा कलेक्शन अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है। तो डाटा इलेक्शन अगर सही तरीके से हुआ तो इंडिविजुअल्स और सिटीजनशिप इक्वालिटी को मेंटेन करेगा, और अगर गलत तरीके से हुआ तो ओवरऑल सोसाइटी को बहुत गंदी तरीके से बांट भी सकता है। और खास बात दोस्तों ये कि रिजर्वेशन का मुद्दा ऑलरेडी सोसाइटी को बहुत हद तक तोड़ रहा है। हमारा जो रिजर्वेशन है देश के अंदर वो ऑलरेडी 60% ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, 59.5%। कैसे? तो 15% शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन, 7.5% शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, फिर अगर आप देखो तो 27% ओबीसी रिजर्वेशन, 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन। तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए सीटें ही केवल 40.5% बची हैं, और उसमें भी कास्ट सेंसस के बाद रिजर्वेशन बढ़ने लगता है। तो क्या आप चाहते हो कि टेक्निकली सारी सीटें रिजर्व ही हो जाएं? तो ये ओवरऑल यहां पे पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर नेक्स्ट जिस पेपर टू बायलैटरल रिलेशंस इंडिया इजराइल टू एनहांस पार्टनरशिप इन इनोवेशन स्टार्टअप्स, जितेंद्र सिंह। तो भाई क्या हुआ है कि साइंस एंड टेक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया और इजराइल के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली साइन हुआ है। किसके बीच में? अच्छा, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेके। और एक तरफ है पार्टी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ पार्टी है डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल के अंदर आता है। ये पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेगा क्या? इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, म्यूचुअली अग्रीएबल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात करते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेगा। कुछ की इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्टर हो गया, सिविल स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल, सस्टेनेबल एनर्जी, इकोलॉजी, एनर्जी डिवाइसेज, एनवायरमेंट, अर्थ एंड ओशन साइंसेज, वाटर, माइनिंग, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, मेटल मटेरियल्स, एग्रीकल्चर, इन सारे सेक्टर में ओवरऑल कॉपरेशन यहां पे बढ़ाया जाएगा इंडिया इजराइल के बीच में।
और इस कॉपरेशन को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, जिसको लीड करेंगे CSIR के हेड और इजराइल की DDR&D के हेड। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को एक बड़े स्केल पे लेके जाएगा इंडिया और इजराइल के बीच में। फिर हाइड्रोजन और एरोस्पेस को लेके यहाँ पे स्पेसिफिक कोलैबोरेशन होगा। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इंडिया को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, इनफैक्ट इंडिया और इजराइल मिलकर यहाँ पे डेवलप करेंगे। फिर थेरेपेटिक्स को लेके, थेरेपेटिक्स मतलब लोगों के इलाज को ढूंढना, स्पेसिफिक कोलैबोरेशन होगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के बीच में और इजराइल की मेसेज 101 थेरेपेटिक्स के बीच में। तो कोविड-19 की एक ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट किया जाएगा जिसके अंदर एक इमेंस थेरेपेटिकल पोटेंशियल है, और इस प्रकार की टेस्टिंग आगे आने वाले पैंडेमिक की दवाई बनाने के रिस्पेक्ट में इंडिया की कैपेसिटी और इजराइल की कैपेसिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे। डिफेंस को यहां पे एक बड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है। नवंबर 2021 में एक बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया के DRDO और इजराइल की DDR&D के बीच में, जिसने बोला था कि इनोवेशन और एक्सेलरेटेड R&D होगा स्टार्टअप्स में, MSMEs में, उसको भी यहाँ पे पुश दिया जा रहा है। हेल्थ केयर में भी ज्वाइंट एक्टिविटीज को पुश दिया जा रहा है। एरोस्पेस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, लेजर, ग्रीन हाइड्रोजन, इंस्ट्रूमेंटेशन, वाटर, हर सेक्टर में एक बड़ा ही सॉलिड पुश दिया जा रहा है। आगे GS पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया रशिया सेट टू सस्पेंड टॉक्स टू सेटल ट्रेड इन रुपीस। भाई देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। इस बढ़ने के क्वांटम को यहां पे समझने की जरूरत है। अगर आप देखो दोस्तों, तो रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया उसके बाद से अगर आप देखो तो हम रशियन तेल बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। पिछले साल मतलब देखिए क्या है, 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया। अब 24 फरवरी 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023 तक इंडिया रशिया से 51.3 बिलियन डॉलर, 51.3 बिलियन डॉलर की गुड्स इंपोर्ट कर चुका है। और ये बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ज्यादातर ये जो गुड्स हैं वो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है रशिया का। और अगर यही पीरियड आप देखो 24 फरवरी 2021 से लेके 5 अप्रैल 2022 तक का, तो उस समय पे हमारा जो रशिया से इंपोर्ट था वो 10.6 बिलियन डॉलर था। तो हम बड़े क्वांटम में रशिया से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, मेनली क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों यहां पे कि इस समय में जो हमारा एक्सपोर्ट है रशिया को, वो भाई देखो काफी कम है। पिछले साल में हमने रशिया को 3.61 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया था, इस साल हमने केवल 3.43 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। तो ओवरऑल हम इंपोर्ट कर रहे हैं 51 बिलियन डॉलर और मुश्किल से 3.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया रशिया के बीच में, और वो हो गई क्योंकि हम बड़े स्केल में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें अब पेमेंट करनी है रशिया को। अब सवाल ये उठता है कि पेमेंट आप कौन सी करेंसी में करोगे। इंडिया बोल रहा है रशिया का कि भाई आपने वॉस्त्रो अकाउंट तो खोल ही लिए, आप रुपये में पेमेंट कर लो। लेकिन रशिया बोल रहा है कि तुम्हारे रुपये का हम करेंगे क्या। समझ गए बात को, मतलब इंडियन रुपीस। अब देखिए इंडियन रुपये की वैल्यू कब होगी। इंडियन रुपये की वैल्यू तब होगी दोस्तों जब इंडिया का एक्सपोर्ट इंटरनेशनल स्फीयर में बहुत ज्यादा है। दुनिया भर के एक्सपोर्ट का इंडिया 2% कंट्रीब्यूट करता है। अब समझिए, मैं आपको यहां पे लॉजिक समझाता हूं। जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उस कंट्री के एक्सपोर्टर्स अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पैसे का पेमेंट मांग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएसए कोई गुड एक्सपोर्ट करता है तो यूएस की डोमेस्टिक करेंसी है यूएस डॉलर, तो वो बोलता है मुझे यूएस डॉलर में पेमेंट दो। वहीं पे चाइना अगर एक्सपोर्ट करता है तो चाइना अपनी करेंसी युआन में पेमेंट मांग सकता है। इंडिया अगर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अपनी करेंसी रुपये में पेमेंट मांग सकते हैं। तो जितना ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज्यादा उसकी करेंसी की दम होगी, उतना ही ज्यादा उस करेंसी की डिमांड होगी। अब इंडिया का एक्सपोर्ट ओवरऑल दुनिया के एक्सपोर्ट का केवल 2% है। तो इसीलिए इंडियन रुपये के रिजर्व्स आपको दुनिया भर की कंट्री में बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं बाली गया था अभी कुछ महीनों पहले। तो बाली के अंदर मतलब मुझे पैसे चेंज कराने थे और मेरे पास कुछ रुपए थे, 10, 15, 20 हज़ार रुपए थे। उससे ज़्यादा लेके नहीं, शायद 25,000 से ज़्यादा आप रुपए बाहर लेके नहीं जा सकते। तो मुझे पैसा चेंज कराना था वहाँ के इंडोनेशियन आप कह लो रुपया में। अब मैं ढूंढ रहा हूँ तो ओवरऑल किसी भी करेंसी एक्सचेंज की दुकान में जाओ तो यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, चाइनीज युआन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सब अवेलेबल है। इंडियन रुपये है ही नहीं, और जो एक दो दुकानों पे है ही बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर करेंसी की कितनी ज़्यादा डिमांड है ये इस बात डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर करेंसी की जो सोर्स कंट्री है उस कंट्री का एक्सपोर्ट क्वांटम कितना है। और इंडिया का एक्सपोर्ट क्वांटम धीरे धीरे बढ़ रहा है, भी उतना नहीं बढ़ा है। तो रशियन इंपोर्टर्स ये बोल रहे हैं, रशियन एक्सपोर्टर्स जो कि हमें तेल भेज रहे हैं वो रुपए में पेमेंट नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं यार हमें पेमेंट या तो आप यूएई की दिरहम में कर दो या आप चाइनीज युआन में कर दो, आपके रुपए का हम करें क्या।
आपका रुपए मास्टर अकाउंट से डालेंगे, हम आपसे ज्यादा इंपोर्ट कर नहीं रहे। पहली बात तो रशियन एक्सपोर्टर्स ये बोलते हैं। दूसरा वो ये बोलते हैं कि बाकी कंट्रीज आपका इंडियन रुपी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कल की डेट में रशिया को मान लो यूएई से कुछ खरीदना हो, या टर्की से कुछ खरीदना हो, या फिर मान लो किसी और कंट्री ब्राजील से कुछ खरीदना हो, और रशिया उन कंट्रीज को बोले कि भाई हम आपको पेमेंट इंडियन रुपीज में कर दे रहे हैं, तो वो कंट्रीज तैयार ही नहीं है, कह रही हमको इंडियन रुपीज नहीं चाहिए। तो जब इंडियन रुपीज की डिमांड है नहीं और हम इतने बड़े स्केल पे आपको सामान भेज रहे हैं, रशिया मतलब इंडिया को सामान भेज रहा है, तो हम इंडियन रुपीज में पेमेंट नहीं ले सकते। हो सके तो आप हमको ओवरऑल चाइनीज युआन में पेमेंट कर दो। अब इंडिया चाइना की करेंसी में इतने बड़े लेवल पे डील नहीं करना चाहेगा, तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई इंडिया रशिया के सामने। तो वॉस्त्रो अकाउंट्स डेफिनेटली रुपी में पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, बट उस पर्टिकुलर रुपी को इस्तेमाल कर सकता है, खर्च सकता है क्या रशिया ग्राउंड लेवल पे, ये भी बहुत मैटर करता है। और इस समय भी रुपी दुनिया भर में फुली कन्वर्टेबल नहीं, बिकॉज रुपी की डिमांड भी ओवरऑल दुनिया भर में थोड़ी कम है। तो इस समय पे अगर आप देखो तो जो रशिया और इंडिया का ट्रेड बैलेंस है उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट कैसे होगी इंपोर्टेड रशियन तेल और कोल की, ये इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन के आया। क्योंकि रशिया वाले तो बोल रहे हैं, हालांकि रशिया इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझता है, इसलिए दोनों कंट्रीज यहां पे बैठ के बातचीत कर रही है। रशिया समझता है कि इस मुसीबत के समय पे इंडिया एक बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन रशिया की भी मजबूरी है। इंडियन रुपीज में पेमेंट लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो इंडियन रुपीज से दुनिया भर में कुछ खरीद सके। वो कह रहे हैं हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। लेट्स सी पॉलिसी मेकर्स दोनों देश के बैठ के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। स्विफ्ट की बात करो तो स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए यूज होता है। इसका नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है जो कि इनेबल करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दुनिया भर में सिक्योरली एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। स्विफ्ट पेमेंट की बात करो तो ये वो ट्रांजैक्शंस है जो इंटरमीडियरी बैंक के थ्रू किए जाते हैं। ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को भेजना, रिसीव करना। एक्चुअली में जो स्विफ्ट नेटवर्क है ना, ये फंड्स को एक्चुअली ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है ना, ये बैंकिंग सिस्टम नहीं है, बट हाँ ये फैसिलिटेट करता है चीजों को, पेमेंट ऑर्डर्स को फैसिलिटेट करता है। स्विफ्ट नेटवर्क में एक FIN नंबर होता है, उस FIN नंबर के अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की जाती है। तो अगर आपको देश के बाहर पैसा भेजना है या बाहर से देश के अंदर पैसा मंगाना है तो स्विफ्ट नंबर तो देखो लगेगा ही लगेगा। इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। तो करंट अफेयर्स में ये कुछ न्यूज हमने देखी। एडिटोरियल पे आ जाते हैं। अनदर एयरलाइन बाइट्स द डस्ट। आई होप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप आपने डाउनलोड कर लिया दोस्तों, एक बार रिमाइंड कराना बनता है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है ये कैप्टन ए मोहन रंगनाथन साहब ने लिखा है। फॉर्मर एयरलाइन इंस्ट्रक्टर पायलट रह चुके हैं, एविएशन सेफ्टी एडवाइजर रह चुके हैं और मेंबर रह चुके हैं सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल इंडिया के। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली हुआ क्या है दोस्तों कि गो फर्स्ट एयरलाइन इंसॉल्वेंसी में चली गई है, ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी पे पहुंच गई है। ये एक गाने की याद दिला रहे हैं, क्वीन फरोख बुलसारा का गाना है अनदर वन बाइट्स द डस्ट। बेसिकली इंडियन एयरलाइंस के लिए ये बात बिल्कुल सही सेट बैठती नजर आ रही है, ऐसा कैप्टन साहब बोल रहे हैं, रंगनाथन साहब। इनका बोलना है कि एक और इंडियन एयरलाइंस मट्टी में मिलती नजर आ रही है। जो वादियाज हैं उन्होंने अपनी एयरलाइन की इंसॉल्वेंसी यहां पे डिक्लेयर कर दी है। गो फर्स्ट अब एकदम से यहां पे बैंकरप्ट होती नजर आ रही है। जैसे बैंकरप्सी यहां पे डिले मतलब अलाउंस हुई है, पैसेंजर्स, पायलट्स, केबिन क्रू सब फंसे नजर आ रहे हैं। एक तो हजारों की तादाद में गो फर्स्ट के एम्प्लॉय, उनकी पेमेंट्स पेंडिंग है। जो जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज थे उनको आज तक अपने पेंडिंग ड्यूज नहीं मिले, वो अपने पेंडिंग ड्यूज के लिए लड़ रहे हैं, जबकि जो उनके ओनर्स हैं वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। कहीं यही गो फर्स्ट के साथ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब गो फर्स्ट के जो एम्प्लॉयज हैं वो एक लंबा लीगल बैटल लड़ेंगे अपनी पेंडिंग पेमेंट को लेने के लिए। तो आप किसको ब्लेम करोगे इस पर्टिकुलर फेल्योर के लिए? भारत सरकार बोलेगी कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जो एयरलाइंस के एम्प्लॉय हैं, वो उनको यहां पे ब्लेम करना चाहिए। लेकिन ऑथर यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को ब्लेम कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि इंडिया चेस्ट थंपिंग एक्टिविटीज करता है, इंडिया अपने आप को एविएशन सेक्टर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया दुनिया भर से छुपाता है कि हमारी सेफ्टी में क्या डेफिशिएंसीज हैं, हमारे एयरलाइंस की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे हिली हुई है। जो DGCA के ओवरसाइट ऑडिट्स होते हैं वहां पे फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एयरलाइंस को पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। इन्फ्लेटेड नंबर्स को पोर्ट्रे करके हम दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ओवरऑल असलियत यह है कि हम उतने अच्छी जगह पर नहीं खड़े हैं। पिछले 30 सालों में इंडिया में बहुत सी एयरलाइंस बैंकरप्ट हुई, जैसे दमानिया एयरवेज, NEPC एयरलाइंस, एयर डेक्कन, एयर सहारा, पैरामाउंट, किंगफिशर, जेट एयरवेज और बहुत सारी छोटी छोटी एविएशन सेक्टर की जो एयरलाइंस है वो इंडिया के अंदर बैंकरप्ट हुई हैं। 2008 में अगर बात करो तो जो फाइनेंशियल वर्ल्ड का कोलैप्स शुरू हुआ उसमें मेजर एयरलाइंस की प्रॉब्लम भी शुरू हुई। अगर आप देखो तो सिंगापुर एयर शो हुआ 2009 में, वहां पे बोइंग कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि इंडिया में केवल 3 एयरलाइंस की जगह है, ओवरऑल इंडिया का मार्केट बहुत हद तक कंसोलिडेट होना चाहिए, मर्जर्स होने चाहिए।
बेसिकली ऑथर यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया के अंदर डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं कर रहा है। पहले ओवरऑल ऑडिट के समय पे डीजीसीए ने लूप होल्स को आइडेंटिफाई किया बहुत अलग अलग एयरलाइंस में, जिसमें किंगफिशर एयरलाइंस थी, जेट एयरवेज थी, लेकिन उन लीगल लूप होल्स को पॉइंट आउट नहीं किया गया इन डीजीसीए के बोर्ड पे, और ओवरऑल नहीं, इन ओवरऑल एयरलाइंस के बोर्ड पे डीजीसीए के मेंबर, सीनियर मिनिस्टर, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार वगैरह हुआ करते थे, और ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए ऑफिसर्स अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते थे। उनको पता था कि एयरलाइन के जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट है वो सही नहीं है, उसके बाद भी वो ग्लेयरिंग लैप्सेस को और फाइनेंशियल इम्प्रोप्रिटी पे ध्यान नहीं देते थे, उन एयरलाइंस को काम करने की परमिशन देते थे, जबरदस्ती बैंकों से जो लोन जा रहा था इन एयरलाइंस के पास, जो कि आज की डेट में एनपी हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, इसको ग्राउंड कराने पे प्रेशराइज करते थे। तो यहां पे ऑथर सीधे सीधे मिनिस्टर सिविल एविएशन, डीजीसी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हाँ भाई इन्होंने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, इसलिए एयरलाइन सेक्टर इंडिया के अंदर हिला हुआ है। जो डीजीसीए का सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन है, ये क्लियरली बताता है कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक एयरलाइन के काम करने की, कितना एयरलाइन के पास फाइनेंस होना चाहिए, कितने क्रू होना चाहिए, कितना अदर स्टाफ, कितने रूट प्रोजेक्शंस होने चाहिए, और ओवरऑल इन चीज को लेके कोई भी हॉलिस्टिक रिपोर्ट डीजीसीए की पब्लिश होती नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर एयरलाइन जब अपने ऑपरेशन को शुरू करती है तो वो अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रूव कर सके, ऐसा कुछ पैरामीटर होना चाहिए, ऐसा कुछ पैरामीटर भी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑडिट के समय पे ग्लेयरिंग लैप्सेस को पॉइंट आउट करना चाहिए था, लेकिन डीजीसीए ने उस ग्लेयरिंग लैप्स को छुपा दिया, क्योंकि हैंड एंड ग्लव थे वो एक एयरलाइन के साथ। बहुत बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, समझ गए। फिर ऑथर ये बोल रहा है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हुआ तो हर एयरलाइन की इंडिया के अंदर हालत खराब थी। उस समय प्रॉपर ऑडिट के थ्रू एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एयरलाइंस यहां पे रिलीज करनी चाहिए थी। ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। आज की डेट में इंडिया की अलग अलग एयरलाइंस बड़े स्केल पे एयरक्राफ्ट खरीद रही हैं, बट क्या उन एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए कैबिन क्रू की अवेलेबिलिटी है, पायलट्स की अवेलेबिलिटी है? रिसेंटली ये सुनने में आया है कि कैबिन क्रू की ना अवेलेबिलिटी होने के चलते बहुत सी फ्लाइट कैंसिलेशंस हुए हैं। तो क्या फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेके हमारे पास डाटा है, और खासकर उन फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेके जो कि कैबिन क्रू की शॉर्टेज की वजह से हुए? तो इन सब चीजों को पॉइंट आउट करके ओवरऑल डीजीसीए की ग्लेयरिंग डेफिशिएंसीज को यहां पे ऑथर पॉइंट आउट कर रहा है, और ये बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। तो गो फर्स्ट बस एक शुरुआत है, इसके बाद बहुत प्रकार के फ्लाइट्स डस्ट को बाइट करती नजर आएंगी। जेट एयरवेज हुआ था, किंगफिशर हुआ था, अब गो फर्स्ट हुआ है। जो एयर इंडिया है वो भी कुछ इस तरफ बढ़ रहा है। तो बड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं इनके। लेट्स सी कि ये जो कह रहे हैं वो किस हद तक सही होता है। हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो, हमारा एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़े, जैसा सरकार हमें पोर्ट्रे करके दिखा रही है वैसा ही हो। आगे बात करते हैं। अ बूस्ट फॉर साइंस, अ वाइडर विंडो टू द यूनिवर्स। सेतु रमन पंचनाथन डायरेक्टर हैं किसके? यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन के। तो भाई क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है लीगो इंडिया का। ये क्या है? ग्रेविटेशनल वेव साइंस लेबोरेटरी है। देखिए ऑथर यहां पे शुरुआत कैसे कर रहा है। डिस्टेंट यूनिवर्स में, मतलब हमारे इतने बड़े ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स मर्ज करते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोड करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड होते हैं, और इसके चलते जो स्पेस टाइम है उसमें कॉस्मिक रिपल्स क्रिएट होते हैं, जिनको आप ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हो। इस प्रकार की ग्रेविटेशनल वेव्स के कंसेप्ट को मूवीज में, पॉपुलर मूवीज में, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज में बात की गई है। और इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करने के लिए, स्टडी करने के लिए, इस फिनोमिना को प्रूव करने के लिए 2015 में जो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है यूएस के अंदर, उसने इसका ऑब्जर्वेशन किया था। आज की डेट में यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो कि ऑलरेडी यूएस के अंदर ऐसी 2 लैबोरेटरी चला रहा है, वो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनर करके और इंडिया के राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, इसके साथ कोऑपरेट करके इंडिया के अंदर लीगो इंडिया इंप्लीमेंट कर रहा है। और भारत सरकार इसके लिए $320 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दे रही है। ये पर्टिकुलर अप्रोच अगर आप देखो तो इंडिया को साइंस एंड टेक के फील्ड में बहुत आगे लेके जाएगी, और इससे लॉन्ग टर्म में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे मैं बता दूं कि ये जो लीगो इंडिया लेबोरेटरी तमिलनाडु के अंदर लगाई जा रही है, इसके खिलाफ भारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि इंडिया को वेलफेयर मेजर्स में ज्यादा पैसा खत्म करने की जरूरत है, इतने एडवांस साइंटिफिक मेजर्स में आप क्यों पैसा खत्म कर रहे हो। तो इस प्रकार के बहुत से इल्जाम सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेतु रमन पंचनाथन कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की ऑब्जर्वेटरी साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये यूएस की नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की 1916 की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखा जाए तो इसने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की। ओके, और फिजिसिस्ट को 100 साल लग गए आइंस्टाइन की इस बात को प्रूव करने में।
हमारी जो एस्ट्रोनॉमी की और स्पेस की जो स्टडी रही है वो ज़्यादातर लाइट को ऑब्जर्व करने में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने में रही है कि कैसे हाई एनर्जी एक्स रेज गामा रेज काम करती है। लेकिन आज की डेट में हम ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो अपने आप में एक अलग फिनोमिना है। दे आर रिपल्स इन स्पेस टाइम। ये यूनिवर्स का फैब्रिक है। तो 2015 में पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में फिजिसिस्ट ने ग्रेविटेशनल वेव्स को एमिनेट करते हुए ऑब्जर्व किया दो मर्जिंग ब्लैक होल से जो कि 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर थे अर्थ से। और इस पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू को नोबेल प्राइज भी प्रोवाइड किया गया है LIGO ऑब्जर्वेटरी को। यह पर्टिकुलर रिसर्च इनिशिएटिव यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन का था जिसको पहली बार शुरू किया गया था लेट 1970s में, और आज 2020 और 2015 के लगभग जाके हमें थोड़ी सक्सेस देखने को मिल रही है। यूएस के अंदर दो फैसिलिटीज चल रही हैं LIGO की। एक तो है भाई पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट हैनफोर्ड वाशिंगटन में, और दूसरी है गल्फ ऑफ मैक्सिको लिविंगटन लुइसियाना में। ठीक है ना। और इसी प्रकार की ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया के अंदर बनाई जा रही है जहां पे किस प्रकार से ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस को स्ट्रेच करती हैं, स्क्वीज करती हैं। सोचिए जगह स्पेस को भी स्ट्रेच और स्क्वीज किया जा सकता है, और उसके साथ टाइम पे क्या इंपैक्ट आएगा इसको यहां पे इस पर्टिकुलर LIGO ऑब्जर्वेटरी में स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे ब्लैक होल्स इमर्ज हुए, मर्ज हुए, न्यूट्रॉन स्टार्स बने, कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, ये यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। और इंडिया ने $320 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की है। इससे ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, एजुकेटर्स को एक पुश मिलेगा, लोकल कम्युनिटीज को एक पुश मिलेगा। LIGO इंडिया के अंदर एक बड़ी टेक्निकल फोर्स को डेवलप करेगा। स्टेम सब्जेक्ट्स में लीडर्स उभर के आएंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। और अगर आप देखो तो इस प्रकार के डिटेक्टर्स ऑलरेडी दो यूएस में है, एक इटली के अंदर वर्गो डिटेक्टर है, एक जापान के अंदर कमियो का ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है, और इंडिया के अंदर इस प्रकार का डिटेक्टर लगता है। तो साइंटिफिक इनोवेशन में हमें एक स्टेप आगे रहेंगे दुनिया में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें इस प्रकार के आप कह लो इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, ना कि इनके अगेंस्ट एजिटेशन करना चाहिए। ये LIGO इंडिया एक कोलैबोरेशन है LIGO लैबोरेटरी जिसको काल्टेक और MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा चलाया जाता है। फंडिंग होती है इसकी नेशनल साइंस फाउंडेशन से, और इंडिया का RRCAT भी इसमें कोऑपरेट कर रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च भी इसमें कोऑपरेट कर रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट ये भी कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल एक व्यू पॉइंट है इस LIGO ऑब्जर्वेटरी को लेके। लेकिन जो व्यू पॉइंट है वो डायरेक्टर साहब का व्यू पॉइंट है किसके, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन के। इंडिया के अंदर जो एलीट तबके हैं, जो ओवरऑल थोड़ा साइंस एंड टेक की तरफ अपने आप को झुकाना चाहते हैं, आपके मेरे जैसे लोग जिन्होंने कभी ब्यूरोक्रेसी की तैयारी की, कल की डेट में आप सरकार में जाओगे तो इस प्रकार के इवेंट्स को आप प्रमोट करोगे, हम लोग जरूर इनके फेवर में बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आम आदमी जिसकी जमीन ओवरऑल इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के चलते छीनेगी, जिसको लगेगा कि इतना पैसा तू मेरे वेलफेयर में दे दो, वो ऑब्वियस सी बात है इसके अगेंस्ट बात करेगा। आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर एक आर्टिकल यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बिल्किस बानो केस का। देखिए अब दोनों आर्टिकल, एक तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, तो सर्विस सेक्टर के फिगर्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो मैं कल काफी कुछ आपको इसमें बता चुका हूँ, हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ। 2022-23 के अगर आप देखो एवरेज PMI इंडेक्स की बात की जाए तो वो था 57.3। ओके, जो अप्रैल 2023 के अंदर PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स निकल के आया है स्टैंडर्ड एंड पुअर का सर्विस सेक्टर में, वो निकल के आया है 62, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 13 सालों में या फिर कह लीजिए 153 महीने में सबसे ज्यादा है। अगर आप देखो तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की रीडिंग अगर 50 है तो मतलब पिछले टाइम पीरियड के हिसाब से ना ये बढ़ा है ना घटा है। लेकिन अगर ये 50 से ज्यादा है मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये बता रहा है कि बिजनेस सेंटिमेंट बढ़ रहा है। ओवरऑल लोगों को लग रहा है कि हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो भले ही अप्रैल 2023 के अंदर ओवरऑल PMI इंडेक्स पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है, लेकिन जॉब क्रिएशन उतना ज्यादा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के पैरामीटर्स उतने ज्यादा नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो 2022-23 के सेकंड एडवांस नेशनल इनकम एस्टिमेट के हिसाब से जो इंडस्ट्री की GVA ग्रोथ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है, वो ओवरऑल अगर आप देखो तो 4.1% ही हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ केवल 1.6% हुई है। ओके, और दोनों ग्रोथ 10% थी 2021-22 में वन कंपेयर टू 2020-21। हालांकि 2020-21 तो पूरा बंद ही था कोरोना के चलते, तो 21-22 की ग्रोथ को देखना ठीक नहीं है। 21-22 में ग्रोथ अच्छी थी तो उसके बेस इफेक्ट के चलते अभी 2022-23 में हमें ग्रोथ कम नजर आ रही है। सर्विस सेक्टर की GVA की बात की जाए तो 2022-23 में ये बढ़ा है 9.1%, पिछले साल के 8.4% के रिस्पेक्ट में। तो सर्विस सेक्टर में कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव
टिक देखने को मिल रहा है। जो हमारे इंडिया के सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट हैं वो 2022-23 में है $325 बिलियन। तो बढ़ते इंपोर्ट के चलते जो बड़ी ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं हमारे सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट उस ट्रेड डेफिसिट को कुछ हद तक ओवरऑल स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, ये सब बातें कही जा रही। सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो मतलब फरवरी 2023 में सर्विस एक्सपोर्ट पिछले साल के कंपैरिजन में 29% बढ़े थे, लेकिन मार्च 2023 में केवल 3% बढ़े हैं। तो ये छोटे छोटे फिगर हैं दोस्तों परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को लेकर। इसमें एक फिगर बस जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है अप्रैल 2023 में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर सर्विसेज सेक्टर इज हाईएस्ट इन लास्ट 13 ईयर्स। ठीक है, और इसके इस पर बहुत सारा छोटा छोटा डाटा है। इस प्रकार का छोटा छोटा डाटा हर महीने आता है, आप सब नहीं याद कर सकते, बस डाटा को समझिए और आगे बढ़िए। फिर बिल्किस बानो के जजमेंट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही। क्या हुआ है कि रिसेंटली जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कुछ रिमार्क्स दिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ का ये बोलना है कि जो कन्विक्ट्स है ना बिल्किस बानो वाले, ये चाहते हैं कि इनकी बेंच के सामने इनका केस ना आए। जस्टिस के.एम. जोसेफ का बोलना था कि जब भी ये कन्विक्ट्स का केस ओवरऑल इनकी बेंच के सामने आना चाह रहा था, ये कन्विक्ट्स जैसे तैसे अवॉइड कर रहे थे कि के.एम. जोसेफ के सामने उनकी बेंच, मतलब के.एम. जोसेफ की बेंच के सामने उनका केस ना आए। ओके, ये 11 कन्विक्ट्स वो हैं जो कि लाइफ टर्म सर्व कर रहे थे ओवरऑल बिल्किस बानो के गैंग रेप के केस में, जो गुजरात पोग्राम 2002 के समय पे हुआ था। उसके बाद इनके रिमिशन को लेके काफी सवाल उठाए गए। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि जिस प्रकार से इन कन्विक्ट्स को रिहा किया गया है, ऐसा लग रहा है कि इनकी बहुत हायर लेवल पे कनेक्टिविटी है राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेटमेंट है जो कि इस पर्टिकुलर हिंदू आर्टिकल में लिखा हुआ है। मतलब साफ साफ बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 11 कन्विक्ट्स का कोई बहुत टॉप लेवल पे लिंक है। तो बहुत ही ज़्यादा आप कह लो पॉलिटिकली सेंसिटिव ये आर्टिकल है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन कन्विक्ट्स के पास पॉलिटिकल सपोर्ट है टॉप की तरफ से। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे गुजरात की सरकार को परमिशन दी कि आप 1992 की रिमिशन पॉलिसी के चलते ओवरऑल इनकी रिमिशन प्रोसीडिंग्स को कंसीडर कर सकते हो, खासकर तब जब इनके खिलाफ केस चला था मुंबई में और इनकी जो सजा अपील की थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनाई गई थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इनके रिस्पेक्ट में केस चला था, क्योंकि गुजरात का माहौल उस समय पे टेंस था। तो गुजरात में केस सही तरीके से हियर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसलिए केस महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया और महाराष्ट्र में सजा भी सुनाई गई। लेकिन उस सजा की अपील बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की। ये लोग जेल में बंद थे, अब इनको रिमिशन दिया जा रहा है गुजरात की सरकार के द्वारा। तो इस चीज को भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि जिस चीज का डिसीजन महाराष्ट्र के अंदर हुआ है उसका डिसीजन गुजरात की सरकार कैसे दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अप्रूवल दे रहा है 1992 की रिमिशन पॉलिसी के हिसाब से कन्विक्शन को हटाने के लिए। एक और खास बात है, जस्टिस जोसेफ साहब के सामने जब ओवरऑल इस पर्टिकुलर केस की डिटेल्स पहुंची तो उन्होंने उन केस फाइल्स को मंगाया जिन केस फाइल्स में बिल्किस बानो की जो कन्विक्ट्स हैं उनको रिमिशन को कंसीडर किया गया। तो जिन फाइल्स के आधार पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन पर्टिकुलर 11 कन्विक्ट्स के रिमिशन को कंसीडर किया है, जब उन डॉक्यूमेंट्स को के.एम. जोसेफ साहब ने अपने पास मांगा तो शुरू में तो यहां पे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बोलने लगी कि हम इस ऑर्डर को रिव्यू करेंगे। हालांकि बाद में सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि हम डॉक्यूमेंट देंगे, और जैसे ना तैसे करके इन 11 कन्विक्ट्स के केस को के.एम. जोसेफ साहब की बेंच के सामने नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। के.एम. जोसेफ साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, अगर आप ना समझ पा रहे हो तो इसलिए बता रहा हूं, और उनके सामने ये केस अभी चल रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों कुछ ऐसा लग रहा है, बेसिकली ये आर्टिकल इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शायद गलत तरीके से यहाँ पे इन कन्विक्ट्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ओवरऑल ये एक एलिगेशन है, बहुत सारे लोग एलिगेशन मानेंगे, बहुत सारे नहीं मानेंगे। आपको क्या व्यू पॉइंट है भद्र भाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। और एक बार हर्षित दीदी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी यूजफुल चीज़ें मिल जाएंगी।